बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे उनको डिस्कस किया, और जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन और इसी तरह से पॉलिनोमियल फंक्शंस को इन डिटेल हमने देखा कि वो किस किस्म के फंक्शंस होते हैं। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जब हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस का इंट्रोडक्शन जो है ना वो करवाया था, तो उसके अंदर हमने एक टर्म जो है ना वो बच्चों पढ़ी थी, जिसको एक्सपोनेंट का जो है ना वो नाम दिया जाता है। दैट मीन्स एन इंडिविजुअल, या आप कह लें कि दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द पावर टू व्हिच अ वेरिएबल इज़ टू बी रेज़्ड। यानी जब हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने कहा था कि एक्सपोनेंट हमारे पास वो एक कांस्टेंट होता है जिसके ऊपर जो है वो अ, हमारा कोई भी जो बेस होती है वो जिस कांस्टेंट नंबर तक जो है ना वो रेज़ करती है, उसको जो है ना वो एक्सपोनेंट का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि x रेज़ टू पावर 5 और x रेज़ टू पावर 3, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो जो 5 है और इसी तरह से जो 3 है, दीज़ 2 फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपोनेंट्स, और ये हमारे पास जो है ना वो कांस्टेंट नंबर्स जो है ना वो कहलाते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बच्चों बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो लाज़मी तौर पे ही जो है ना वो कांस्टेंट रहें, बल्कि बाज़ हमारे पास प्रैक्टिकल पर्पसेस के अंदर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट की बजाय जो है ना वो वेरिएबल जो है ना वो कहलाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर x, या फिर हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर t। इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो बेस है ये कांस्टेंट है, जबकि आपका जो दोनों में देखें, ये 5 जो है ये भी बेस है, ये भी हमारे पास जो है ना वो कांस्टेंट है, और इसी तरह से 3 जो बेस है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन इन दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं, बोथ दीज़ आर वेरिएबल्स, ये हमारे पास जो है ना वो वेरिएबल्स जो है ना वो कहलाते हैं। इसकी अगर हम बात करें एक्स्पोनेंशियल फंक्शन की, तो हम कह सकते हैं, अगर उसकी डेफिनेशन हम एक्स्पोनेंशियल फंक्शन की बच्चों देना चाहें, तो उसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अ फंक्शन whose सॉरी a function whose independent variables appears in the row appears in the role of an exponent इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट का जो है ना वो रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसको जो है ना वो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है ना वो नाम देते हैं। अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन जो है ना वो मैं यहाँ पे लिखूँ, लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी हमारे पास जो फंक्शन है in which t is an independent variable that is equal to b raised to power t, और यहाँ पे जो b है हमारे पास that is greater than 1, यानी जो b है हमारे पास ये greater than 1 होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इसको जो है ना वो आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वी नो दैट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसको जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है ना वो नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो राइट साइड पे जो है ना वो वेरिएबल होता है दैट इज़ कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो होगा दैट वुड बी टी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टी है दैट इज़ आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो बी है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको जो है ना वो बेस का जो है ना वो नाम दिया जाता है, एंड दैट इज़ अ फिक्स्ड बेस। अब अगर इस फंक्शन की हम बात करें तो इस फंक्शन की जो डोमेन होती है इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी यहाँ पे जो टी वैल्यूज़ अडॉप्ट करेगा इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और हम जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉज़िटिव भी हो सकते हैं, वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स
fall in the category of द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो है। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें एक जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है कि जो हमारी जो फिक्स्ड बेस होती है ये लाज़मी तौर पे जो है ना वो ग्रेटर दैन 1 होगी। उसकी वजह बच्चों ये होती है कि हमने अभी कहा कि जो डोमेन होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की या इस फंक्शन की आप कह लें कि जो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी वैल्यूज़ अडॉप्ट करता है वो डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो फंक्शन की डोमेन होती है इट कंसिस्ट्स ऑन ऑल रियल नंबर्स जो है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जो t वैल्यू अडॉप्ट कर सकता है, अब साफ ज़ाहिर है कि वो जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और वो सिंपल इंटीजर में भी हो सकती है। तो अगर t जो है ना वो फ्रैक्शन की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि t जो है वो 1/2 है व्हिच इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो मतलब फ्रैक्शन के अंदर और t इसको अडॉप्ट भी कर सकता है। तो अगर पावर हमारे पास 1/2 होगी और b जो है ये जो कांस्टेंट फिक्स्ड है हमारे पास अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि -4 है तो फिर इस सूरत में ये जो स्क्वायर रूट होगा या पावर 1/2 होगा, इसको सॉल्व करना हमारे लिए जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, ईज़ी जो है ना वो नहीं रहेगा। क्योंकि फिर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चले जाएँगे। ये फंक्शंस जो हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो कॉम्प्लेक्स किस्म की होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं। तो यहाँ पे अपने फंक्शन को जो है ना वो सिंपल रखने के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो फ़िक्स्ड बेस होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन 1 होगी, यानी पॉज़िटिव होगी। और फिर दूसरी तरफ अगर बेटा हम देखें तो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो b इज़ ग्रेटर दैन 1 लिखा है। जबकि b इज़ ग्रेटर दैन 0 नहीं लिखा। b इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है बच्चों पॉज़िटिव, ठीक है? तो वो इस वजह से होता है कि अगर मैं लिखता हूँ ना कि b इज़ ग्रेटर दैन 0 या आप इसको अगर करें, तो फिर इस सूरत-ए-हाल में ये होता है कि हमारा जो b होगा दैट वुड बी लाई बिटवीन 0 एंड 1 और उस सूरत में हमारी जो बेस होगी वो साफ ज़ाहिर है कि फिर वो या तो डेसिमल में आएगी या फिर जो है ना वो फ्रैक्शंस में जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। तो उस सूरत में ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन और इसी तरह से जो कैलकुलेशंस होती हैं अ, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की वो हमारे लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ना वो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो नहीं होगा बल्कि जो हमारी b की वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन 1 होगी। अब अगर मिसाल के तौर पे इसी को लें और फ़र्ज़ करें कि चलें देखते हैं कि अगर ऐसा हम करें तो क्या होगा? अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारी b की वैल्यू 1/5 है, तो इसका मतलब है 1/5 का मतलब इसकी पावर जब हम t लेंगे, तो साफ ज़ाहिर है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 रेज़ टू पावर t बन जाएगा। जिसको ऊपर लेके जाएँगे तो 5 रेज़ टू पावर माइनस t जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप कह लें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है ना वो सूरत-ए-हाल आ जाएगी, जिसको सॉल्व करना फिर जो है ना वो हमारे लिए जो है ना वो इतना फ़ैमिलियर या इतना ईज़ी जो है ना वो टास्क नहीं रहेगा। अब ये था इसकी जनरल हमारे पास जो एक्स्पोनेंशियल फ़ंक्शन की एक फ़ंक्शनल फ़ॉर्म थी। अब हम देखते हैं कि जो ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन है ये या जो ग्राफ़िकल फ़ॉर्म होगी एक्स्पोनेंशियल फ़ंक्शन की, वो किस किस्म की होगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जस्ट हम मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं करते, वी हैव आल्सो टू प्रेज़ेंट द ग्राफ़िकल सिनेरियो हमें ग्राफ़िकल डिपिक्शन भी जो है ना वो देनी पड़ती है डिफरेंट फ़ंक्शंस की जो है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ़िकल एनालिसिस जो है ना वो देखें या हम जो है ना वो ग्राफ़िकल फ़ॉर्म जो है ना वो लें अपने इस एक्स्पोनेंशियल फ़ंक्शन की और देखें कि ये अगर इसका ग्राफ़ बनाए एक्स्पोनेंशियल फ़ंक्शन का तो वो किस किस्म का बनेगा। तो उसके लिए वी विल कंसीडर अ, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ये हमारे पास t एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम अज़्यूम करते हैं कि हमारी जो बेस p है उसका जो न्यूमेरिकल डिजिट है या वो आप कह लें कि वो 2 के इक्वल है। वो जो ऊपर हमने बच्चों फंक्शन लिया था जिसमें हमने कहा था कि y इज़ इक्वल टू b रेज़ टू पावर t तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि इसको हम जब न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आएँगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर t तो ये 2 जो रेज़ टू पावर t ये हमारे पास एक फ़ंक्शन आ जाएगा और इस फ़ंक्शन का जो है ना वो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब उसके लिए मैं जो है ना वो यहाँ पे बच्चों एक टेबल बनाऊँगा और उस टेबल की वैल्यूज़ को जो है ना फिर हम इस्तेमाल करेंगे इस ग्राफ को जो है ना वो ड्रॉ करने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम टेबल बनाएँगे, तो उसमें होगा क्या, यहाँ पे हम t की वैल्यू जो है ना वो लेंगे
और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 2 रेज़ टू पावर जो है ना वो t इसकी जो है ना वो हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो आ जाएगी। तो इसपे जब आप 0 वैल्यू t को असाइन करोगे तो ये 1 बन जाएगा। जब 1 असाइन करेंगे तो 2 बन जाएगा। जब 2 असाइन करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब 3 असाइन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 जो है ना वो आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी जो है वो असाइन की जा सकती हैं। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ जो है ना वो असाइन करना चाहते हैं तो उनको भी असाइन किया जा सकता है। लुक एट इट कि अगर हम -1 वैल्यू असाइन करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा और 1/2 का मतलब होता है 0.5। वो कैसे बनेगा देखें, 2 रेज़ टू पावर -1 है तो इसको 1 का बटा बना दें तो वो पॉज़िटिव बन जाएगा और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर पावर -2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर ये पॉज़िटिव हो जाएगा तो ये 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 का मतलब होता है 0.25 ठीक है जी? इसी तरह से अगर आप -3 लेना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 3 तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/8 तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 पॉइंट आई थिंक 1, 2 या इस तरह से जो है ना वो वैल्यूज़ बन जाएँगी। तो ये नेगेटिव t की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, पॉज़िटिव भी आ सकती हैं, तो उससे हमारे पास एक शेड्यूल जो है ना वो बच्चों बन जाएगा। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे मैंने t की पॉज़िटिव तक 3 वैल्यूज़ ली हैं और नेगेटिव तक भी जो है ना वो 3 वैल्यूज़ ली हैं। तो यहाँ पे इसके स्केल आप लगाएँ, ये 1 है, इसी तरह से ये 2 है, ये हमारे पास पॉज़िटिव 3 है, यहाँ पे ये -1 है और ये हमारे पास -2 है। यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना वो -3 है। y की वैल्यू ले तो 6 तक जो है ना वो जा रही है। तो उसी तरह से ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास जो है ना वो 3 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। इसको थोड़ा-सा आप ऊपर बढ़ा लें तो ये हमारे पास 6 जो है ना वो आ जाएगा। अब फिगर्स आपके सामने है बच्चों, इसके ज़रिए से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो -3 पे हमारे पास 0.25 है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस पे 0.5 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 0.25 -1 पे 0.5 है और 0 पे हमारी वैल्यू जो है ना वो 1 है, लुक एट इट 0 पे हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर जब हम 1 पे आते हैं ये देखें, 1 पे जो है ना वो जब t 1 होता है तो y 2 है। तो ये इसको 2 तक जो है ना वो हम लेके जाएँगे। फिर उसके बाद जब t की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाती है। इसी तरह से जब t की वैल्यू हमारे पास 3 है तो सॉरी 2 पे 4 आएगा। ये मैं गलती से जो है ना वो लिख गया। तो 1 पे 2 है और उसके बाद 2 पे हमारे पास जो वैल्यू है y की वो 4 यानी t2 हो ना, तो y हमारे पास जो है ना वो 4 आता है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद जब t3 है तो y हमारे पास जो है ना वो 6 आ जाएगा। तो हियर इज़ 6 तो ये जो पॉइंट्स हैं ये जो इनको अगर हम आपस में मिलाते हैं, तो ये देखिएगा ये बच्चों हमारे पास एक कर्व बनेगा जो कि पॉज़िटिवली स्लोप जो है ना वो हमारे पास कर्व जो है ना ये देखिए बन रहा है। तो ये हमारे पास किस फ़ंक्शन को शो कर रहा है y इज़ इक्वल टू 2t तो ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों एक एक्स्पोनेंशियल जो है ना वो फ़ंक्शन है। अब अगर इस ग्राफ के जो सेवरल सैलिएंट फीचर्स जो हैं, उनको अगर हम डिस्कस करें, तो उसके अंदर जो फर्स्ट फीचर हमें यहाँ पे जो है ना वो नज़र आता है या पहली आप कह लें कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है ना वो हमें नज़र आती है, वो ये है कि इट इज़ अ कंटीन्यूअस एंड स्मूथ कर्व कि आपका ये जो कर्व है वो कंटीन्यूअस है। यानी जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया था, तो मैंने अपने कर्सर को अपलिफ्ट नहीं किया था। लुक एट इट। मैं यहाँ से शुरू हुआ और आपका ग्राफ जो है विदाउट लिफ्टिंग द पेन मैंने ये ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमें नज़र आती है वो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों ये है कि ये हमारे पास एक कंटीन्यूअस कर्व होता है। ये कंटीन्यूअस जो है ना वो हमारे पास एक जो है ना वो फ़ंक्शन होता है और स्मूथ जो है ना वो फ़ंक्शन होता है। तो इसी वजह से इसके हर पॉइंट के ऊपर हम इसका डेरिवेटिव जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं या ये डिफरेंशिएबल होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। आप इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी यानी चूँकि ये कंटीन्यूअस कर्व है लिहाज़ा इसके हर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो डेरिवेटिव जो है ना वो इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। सेकंडली इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इन फैक्ट वाई इंक्रीज़ेज़ एट एन इंक्रीजिंग रेट थ्रू आउट। यानी अगर इसका जो सेकंड जो इसका आप कह लो कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो देखते हैं वो ये है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है ना वो कर्व है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से मुराद ये है
कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो भी ग्रेटर दैन 0 है और जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो भी हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 जो है ना वो आएगा। तो इसके उसके बाद अगर इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो हम देखें जो तीसरा इसका आप कह लें कि इस फीचर होता है हमारे पास इस कर्व का, तो वो ये है कि इवन दो द डोमेन ऑफ द फंक्शन कंटेन्स नेगेटिव एज़ वेल एज़ पॉजिटिव नंबर्स, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ लिमिटेड टू द ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो बेशक मैंने यहाँ पे इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ ली थी। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ के बावजूद जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ना, वो सारी की सारी पॉज़िटिव हैं और फिर इन्फिनिटी तक जो है ना, वो हमारे पास जो है ना, वो आ रही हैं। लिहाज़ा इनमें से कोई भी वैल्यू आपको जो है वो लेस देन 0 जो है ना, वो नहीं लग रही। लिहाज़ा यहाँ पे अब देखें डोमेन इसकी क्या जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसकी जो डोमेन होती है एक्स्पोनेंशियल फंक्शन की दैट कंसिस्ट्स ऑन ऑल रियल नंबर्स, यानी वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉज़िटिव भी हो सकते हैं। जबकि जो रेंज होगी इसकी इस एक्स्पोनेंशियल फंक्शन की बच्चों, वो हमारे पास ओपन इंटरवल होगा यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी नेगेटिव नहीं हो सकती है। देखिए इन्फिनिटी आगे आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो बढ़ती चली जाएँगी। रेंज के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा वो इनवेरिएबली पॉज़िटिव होगा, रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन बेशक नेगेटिव हो, बेशक पॉजिटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, उसकी लाज़मी तौर पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव की फ़ॉर्म में ही आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने नेचर ऑफ एक्स्पोनेंशियल फंक्शन और उसके बाद उसकी जो ग्राफ़िकल फ़ॉर्म है, उसको जो है ना वो इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया। कल के लेक्चर के अंदर इसके मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन जो है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो यू मे आस्क क्वेश्चन। टिल नाउ दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।